हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्विकली ज्वाइन करो सेशन। क्विकली सेशन ज्वाइन करो। क्विकली सेशन ज्वाइन करो। एक बार साउंड और वीडियो क्लियर है क्या? कमेंट कर दो। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 7 करेंगे ना। लास्ट क्लास में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह कॉन्सेप्ट किया था और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, शायद एक दो। आज कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और आयोनाइजेशन एनर्जी के कुछ और एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइम परमिट किया तो आज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी स्टार्ट कर लेंगे। क्विकली ज्वाइन करो सेशन सब कोई। एक बार साउंड और वीडियो क्लियर है क्या? कमेंट कर दो। एक बार साउंड और वीडियो क्लियर है क्या? जल्दी से बाबू कमेंट कर दो ताकि पता चले, फिर आगे बढ़ा जाए, पढ़ाई किया जाए। साउंड और वीडियो दोनों क्लियर है? ओके, ठीक है। चलो तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे बाबू पहले। चलो इसको सॉल्व करो थोड़ा, देखो बताओ। कंपेयर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, है ना। आपको इनके फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या करना है? कंपेयर करना है। कैसे करोगे? हाँ, आंसर बताओ। इजी है ना। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, है ना, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं आपके पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट आते हैं, है ना। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, है ना। तो जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है और जेड इफेक्टिव के इंक्रीज करने से आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगा कार्बन का। उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्सेप्ट हमने कल स्टडी कर लिया है ना। तो कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन। ये आपका ऑर्डर आ जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का। ये आपका ऑर्डर किसका आ जाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब हम लोग अगर आगे बढ़े तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की जब बात करेंगे तो कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 1s2 2s2 2p2, है ना। आपके पास नाइट्रोजन हो जाएगा 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन विल बी 1s2 2s2 2p4 और फ्लोरीन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो हो गया, मतलब आपने इन सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो ये 2p2 की जगह क्या हो जाएगा? 2p1। ये 2p3 की जगह क्या हो जाएगा? 2p2। और ये 2p4 की जगह क्या हो जाएगा? 2p3। और ये 2p5 की जगह हो जाएगा 2p4। इस बार ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपका क्या हो गया? हाफ फिल्ड हो गया। तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण मतलब ऑक्सीजन पे प्लस, है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा C प्लस को, ये रिप्रेजेंट करेगा N प्लस को, ये रिप्रेजेंट करेगा O प्लस को और ये रिप्रेजेंट करेगा F प्लस को। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी एक एक इलेक्ट्रॉन इन सब में से निकाल लिया है। तो O प्लस में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और इसकी स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो अब क्या ऑर्डर आएगा, है ना, अब क्या ऑर्डर आएगा? ठीक है, देखो। तो अब सेकेंड टाइम जब इसका ऑर्डर आएगा तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? कार्बन का। कार्बन के बाद अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका होगा? नाइट्रोजन अब 2p2 है और ऑक्सीजन अब 2p3 है, तो 2p3 वाले का ज़्यादा होगा। तो यहाँ नाइट्रोजन आ जाएगा।
अच्छा, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है और ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये अपने नेक्स्ट वाले से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रखेगा। तो इस बार इसके बाद पहले फ्लोरीन आ जाएगा और सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा ऑक्सीजन का। ये ऑर्डर आएगा आपका आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का। देखो हम तुमको एक बात फंडामेंटली बता देते हैं बाबू। ये जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, कौन से दो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े थे? एक आपने पढ़ा था पेनिट्रेशन इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, और एक आपने पढ़ा था आयोनाइज ये वाला हाफ फिल्ड और फुल फील्ड वाला कॉन्सेप्ट। इन दोनों के कारण आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती थी? इंक्रीज करती थी। तो इंक्रीज कब करती थी? इंक्रीज करके जस्ट अपने आगे वाले से ज़्यादा होती थी। ये बात हमेशा याद रखना। जैसे याद करो, मैंने पेनिट्रेशन इफेक्ट में आपको बेरिलियम और बोरॉन बताया था, तो बेरिलियम के जस्ट आगे बोरॉन आता है, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट के कारण बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी अपने से नेक्स्ट आगे वाले मतलब बोरॉन से ज़्यादा हुई थी। यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर आप पहले आयनाइजेशन एनर्जी में कंपेयर कराओ तो नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड होगा और ऑक्सीजन का फुल फिल्ड होगा। तो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड का भी जो इफेक्ट आएगा तो ये सिर्फ ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा, फ्लोरीन से ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो ये दोनों इफेक्ट जो हैं, ये दोनों इफेक्ट जस्ट अपने आगे वाले पर लगते हैं, मतलब जस्ट इनसे जो इमीडिएट आगे जो भी एलिमेंट या एटम होगा उनसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा इनके कारण। इसीलिए यहाँ पर जब ऑक्सीजन का हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन पहुंचा तो इसके आगे कौन है? फ्लोरीन है। तो इस ऑक्सीजन का जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा अपने से आगे वाले फ्लोरीन से ज़्यादा होगा ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए यहाँ ऑक्सीजन आगे आ गया और फ्लोरीन पीछे चला गया। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन आपका आगे आ गया था और ऑक्सीजन जो है वो पीछे चला गया था। ठीक है, तो याद रखना ये जस्ट क्या बोलते हैं, जस्ट इमीडिएट, जस्ट इमीडिएट जो एलिमेंट्स या एटम्स होते हैं, है ना, एटम्स या एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हीं पर एप्लीकेबल होता है। इनका इफेक्ट ऐसा नहीं होगा कि बहुत आगे तक जाएगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं ध्यान से समझ लो, नहीं तो पेपर में गलती करके आओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये देखा कि इन सब में से हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का है, तो ऐसा नहीं होगा कि नाइट्रोजन के हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण इनकी आयनाइजेशन एनर्जी इन सब में सबसे ज़्यादा हो जाएगी, नहीं, है ना। कार्बन से तो ज़्यादा होगी क्योंकि जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज कर रहा है। तो इस हाफ फील्ड और फुल फील्ड के कारण इस नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, लेकिन किससे ज़्यादा होगी? अपने से जस्ट नेक्स्ट जो आगे एलिमेंट होगा उससे ज़्यादा होगी। तो हम यही बोल रहे हैं कि आपका ये जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है या हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला जो इफेक्ट है उसके कारण जो ऑर्डर में चेंज आएगा वो जस्ट अपने आगे वालों से ज़्यादा आएगा। ठीक है। सिमिलरली जब आपने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ये आया कॉन्फ़िगरेशन, तो इस पर ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हाफ फील्ड आया। तो इस ऑक्सीजन के हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो क्या सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी? नहीं, अपने से नेक्स्ट आगे वाला मतलब फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाएगी, तो इसीलिए फ्लोरीन से आगे रखा। अब इस बार कंपैरिजन इन्हीं चारों में है तो फ्लो ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा हो गई। कितने लोगों को ये बात चमक गया? है ना, मैंने अक्सर देखा है बाबू इस क्वेश्चन में बच्चों को गलती करते हुए, है ना। अगर हम आपसे इनका सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछें तो बच्चे अक्सर गलती करते हैं क्योंकि वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड को समझते हैं कि हाफ फील्ड या फुल फील्ड हो गया तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन या पेनिट्रेशन इफेक्ट के कारण जो एबनॉर्मल बिहेवियर आएगा वो सिर्फ अपने आगे वालों से ज़्यादा आएगा। अगर मेरे पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन या फुल फील्ड हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो हम अपने आगे वाले से, है ना, जनरली हाफ फील्ड की बात करते हैं, तो हम अपने आगे वाले से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम उसके आगे वाले से भी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रखने लगेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन आपको दिए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर इस वाले क्वेश्चन में बच्चे मिस्टेक करते हैं। कितने लोग को चमक गया जल्दी कमेंट करो। कितने लोगों को कमेंट चमक गया जल्दी कमेंट करो। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। और ये देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज करेक्ट। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं मैग्नीशियम लेस देन सोडियम, बी मैग्नीशियम लेस देन एल्यूमिनियम, सी फॉस्फोरस लेस देन सल्फर, या डी ऑल ऑफ दीज। कमेंट करो, है ना, कमेंट करो। उज्जवल और रघुनाथ, आप लोग क्लास रेगुलर ज्वाइन किया कीजिए। आप लोग का वैकेशन चल रहा है फिर भी आप लोग क्लास डेली ज्वाइन नहीं कर रहे। आपका ना एग्ज़ाम है ना कुछ भी नहीं है, फिर भी आप क्लास डेली ज्वाइन नहीं कर रहे। क्लासेस डेली ज्वाइन करिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है ना, यहाँ पे भी आपको कौन सा आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है ना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, या तीनों करेक्ट होंगे तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ट्राई करो, इसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो यहाँ कंपैरिजन तुमको पहले मैग्नीशियम और सोडियम में करना है। तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो ये लेकिन सेकंड करना है तो एक इलेक्ट्रॉन आप ऑलरेडी निकाल लोगे, तो ये 3s2 से 3s1 होगा, तो आपको 3s1 सोचना है। वहीं सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। और आप सेकंड कंपेयर करना है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, तो ये 3s वाला ख़त्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 2p6। तो अब बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकल जाएगा तो 1s2, 2s2, 2p6, ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, फुल फिल्ड हो जाएगा। जबकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसके पास 3s1 कॉन्फ़िगरेशन बचेगा। तो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी या 3s1 में हाफ फिल्ड की कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा होगी। यहाँ s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, यहाँ ये पूरा फुल फिल्ड है ना। तो फुलफिल्ड की स्टेबिलिटी हाफ फिल्ड से भी ज़्यादा होती है ना। तो यानी कि सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से ज़्यादा होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। अब कंपैरिजन किस में करना है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में। तो एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। इसका भी आप सेकंड बात कर रहे हो तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो 3p खत्म हो जाएगा। तो अब आपके पास कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। ये भी सारे क्या हो गए आपके फुलफिल्ड हैं, जितने सबसेल्स हैं वो सारे फुलफिल्ड हैं, है ना। अब इसका कंपैरिजन फिर मैग्नीशियम के साथ होगा, तो मैग्नीशियम में 3s1 है, हाफ फिल्ड है, यहाँ 3s2 है, फुलफिल्ड है। तो फिर फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड में क्या होगा, फुलफिल्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी फिर ज़्यादा होगी। मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब कंपैरिजन किस में करना है आपको, फॉस्फोरस और सल्फर में। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस 15 है ना। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ये नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन कंपेयर तो सेकंड करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा, तो दिस विल बी 3p2। और यहाँ पर है आपका सल्फर 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4, इसमें से एक निकल जाएगा तो 3p3 बचेगा। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में ये 3p3 होने के कारण ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। तो 3p3 से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है या 3p2 से, तो 3p2 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, क्योंकि 3p3 तो हाफ फिल्ड है और हाफ फिल्ड के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो फिर आप बोल सकते हो कि सल्फर की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉस्फोरस के सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगा। तो ये वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। बहुत ध्यान से बाबू पढ़ो। अगर आपको एक बार में लेक्चर नहीं समझ में आता है, आपको कुछ डाउट्स रह जाता है, रेकमेंडेड, हाईली रेकमेंडेड है कि आप दोबारा लेक्चर देखिए। ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे,
है ना। कई बार होता है कि जब चीज़ें नई नई रहती हैं तो पहले बार में उतना अच्छा समझ में नहीं आया, तो आपके पास तो ये ऑप्शन है कि आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, है ना। यूट्यूब पे आप पे वीडियो अवेलेबल है, आपके एप्लीकेशन पर वीडियो अवेलेबल है, तो आप उसको बार बार देखिए, दोबारा देखिए। जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है तो उस चीज़ को वीडियो में जाके दोबारा देखो, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होंगे। ये क्वेश्चंस हम वही करा रहे हैं जो कल आपको मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं। कितने लोग को चमक गया ये, है ना। हाफ फिल और फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन के कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाती थी, और स्टेबिलिटी बढ़ जाने के कारण उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज कर जाती थी। उसी पर ये कॉन्सेप्ट है ना। तो तीनों हमने चेक किया, तीनों सही थे, तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर आ गया। कितने लोग को चमक गया, जल्दी कमेंट करो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन तुम हमको कंपेयर करना, एन, एन प्लस, ओ, ओ प्लस। ठीक है, इन दोनों में आप कंपेयर करो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, एन, एन प्लस की या ओ, ओ प्लस की, है ना। या आप यहाँ एक और ले सकते हो, ओ प्लस टू की। ठीक है, आपको कंपेयर करना है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। इन दोनों में कंपेयर करो और इन तीनों में कंपेयर करो कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा और सबसे कम होगी। ये तो 100% बनना चाहिए, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये 100% आपसे बनना चाहिए। जल्दी 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 कमेंट करो। अगर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन प्लस को देखो, ओ, ओ प्लस, ओ प्लस टू देखो बाबू, आपको पता चलेगा कि यहाँ कॉन्सेप्ट जो है वो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज की है ना। नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो एन प्लस बन गया, अब एन प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही है, इसकी और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करोगे तो ये नाइट्रोजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, और इससे निकालने की बात होगी तो वो आयोनाइजेशन का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज तो हमेशा क्या होते हैं, ज़्यादा। तो इससे ज़्यादा इसका होगा, इससे ज़्यादा इसका होगा, और इससे ज़्यादा इसका होगा, क्योंकि ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज है। न्यूट्रल ऑक्सीजन से एक निकाले तो O प्लस बना, और O प्लस से एक निकालोगे तो O प्लस टू बनेगा, और O प्लस टू से एक इलेक्ट्रॉन और आगे निकालोगे तो O प्लस थ्री बनेगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज हमेशा ज़्यादा होते हैं अपने पहले वाले से, है ना। चाहे इसमें और कोई भी दूसरा फैक्टर जो है वो आपको कभी भी डोमिनेट नहीं करेगा। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज सारे फैक्टर से ऊपर है, और वो हमेशा ज़्यादा ही होगा, और उसका रीज़न हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। वेरी गुड, है ना। इतना पढ़ाने के बाद भी मैं ये क्वेश्चन एक बार एक टेस्ट में दिया था, बहुत सिंपल सा ऐसा टेस्ट ले रहे थे क्लास में, मैंने सब पढ़ाने के बाद ये टेस्ट में दिया क्वेश्चन, और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत दिए थे। तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए, बार बार पढ़ोगे तो ही क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा, कभी इस टाइप का कोई आपसे पूछ ले कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी, और कौन सा ऐसा होगा जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लोवेस्ट होगी। तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बाबू हीलियम की होती है, दिस इज़ अ नोबल गैस। फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन के कारण इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और सबसे लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम की होती है। इसका रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सीजियम के नीचे फ्रांसियम आता है, लेकिन फ्रांसियम में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा था, तो फ्रांसियम की आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम से ज़्यादा हो गई थी ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। इसीलिए सीजियम की सबसे लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी थी। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है ऊपर से नीचे आते वक्त आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है, तो सबसे नीचे सीजियम है, और लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ता
है ना, लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पे घटता है। तो सबसे स्लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी हो जाएगी, सीजियम की हो जाएगी। और हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, हीलियम की, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम सबसे लास्ट में राइट हैंड साइड में है। लेफ्ट से राइट जाने पे आपका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है। अब जैसे हीलियम है ना, तो हीलियम के नीचे क्या आ जाएगा, नियन, नियन के नीचे आ जाएगा आर्गन। तो ऊपर से नीचे आते जाओगे तो साइज बढ़ता जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता जाएगा। इसीलिए सबसे ऊपर हीलियम है, सबसे राइट मोस्ट भी है ये, ऐसा समझो, सबसे राइट मोस्ट है ना, सबसे राइट में है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव के कारण भी ज़्यादा होगा, या यहाँ पर फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन के भी ज़्यादा होगा। और ऊपर से नीचे आने में घटता है, तो ये सबसे ऊपर भी है, राइट मोस्ट भी है और टॉप मोस्ट भी है, इसीलिए हाईएस्ट है ना। उसी तरीके से सीजियम की बात करोगे तो लेफ्ट मोस्ट भी है और सबसे बॉटम मोस्ट भी है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में घटता है और लेफ्ट से राइट जाने में बढ़ता है। तो लेफ्ट में रहेगा तो कम ही रहेगा, और ऊपर से नीचे आने में भी कम होगा, तो सबसे नीचे रहेगा तो भी कम होगा, है ना, इसीलिए इसका लोवेस्ट है ना। तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आपसे, आयोनाइजेशन एनर्जी आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, तो इतना तो कम से कम आपको पता होना ही चाहिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है और किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, सीजियम के नीचे फ्रांसियम आता है, लेकिन फ्रांसियम में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट के कारण फ्रांसियम की आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम से ज़्यादा होती है। ठीक है, चलो, ओके। अब वो एक कॉन्सेप्ट होता है मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर का। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर क्या होते हैं, मेटल्स, है ना। जनरली बच्चे क्लास 10th वगैरह में मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हैं अपने केमिस्ट्री में। लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपको नई आइडिया है कि व्हाट इज़ अ मेटल, मेटल किसको बोलते हैं, तो मेटल बाबू उनको बोलते हैं जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है ना। मेटल्स की एक बहुत खास बात होती है कि उसको आप अच्छा मेटल बोलते हैं जो बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। ठीक है, तो मेटल्स हैव द टेंडेंसी, metals have the tendency to donate electrons, है ना। जैसे आपके पास कोई मेटल है, तो मेटल से आप इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके के चीज़ को आप आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। जब आप किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो आप इसी तरीके के चीज़ को आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, है ना। तो वो उसका मतलब उस मेटल को ज़्यादा अच्छा मेटल बोला जाता है जो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है ना। मतलब जिसके इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान हो, या जो मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, उसको आप उतना अच्छा मेटल बोलते हैं, या उसमें उतना अच्छा मेटालिक कैरेक्टर है। ठीक है, तो हम ऐसा अगर स्टेटमेंट लिखें कि एक ऐसा मेटल जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, उसकी मेटालिक कैरेक्टर क्या होगी, वो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगी बताओ, उतनी ज़्यादा होगी, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, इसका मतलब क्या, कम एनर्जी देने पर ही इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जा रहा है। तो जो एलिमेंट या जो मेटल इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा वो उतना अच्छा मेटल होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर और आयनाइजेशन एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बहुत सिंपल, हमेशा याद रखना, मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, सल्फर, ये सब जितने एलिमेंट्स हैं ये सब नॉन मेटल्स हैं, तो इनकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। ये सब चीज़ें आपको और आगे केमिस्ट्री में और बेटर समझ में आएगा, लेकिन फिर भी इतना बेसिक तो पता होना ही चाहिए कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है, सॉरी, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो जो मेटल जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो उतना अच्छा मेटल, उतना पावरफुल मेटल। ठीक है, तो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इसका मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो उसकी मेटालिक कैरेक्टर उतनी ज़्यादा होगी।
ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेंड्स की बात कर लो, ठीक है, अगर आप ट्रेंड्स की बात कर लो, तो जब आप टॉप टू बॉटम आते हो, तो टॉप टू बॉटम आते हो तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, है ना। जैसे आपसे कोई पूछे, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इनमें मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछे, तो ऊपर से नीचे आने में क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो इनमें सबसे अच्छा मेटल सीजियम है, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद पोटेशियम, फिर सोडियम, और फिर लिथियम, है ना। मेटालिक कैरेक्टर इजी, ऊपर से नीचे आओगे आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना आसान है, तो इनकी मेटालिक कैरेक्टर भी यही होगी, इजी है। ठीक है, अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे तो क्या होता है, आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, जेड इफेक्टिव के इंक्रीज करने से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करने लगेगा। इसीलिए तुम देखना, जब आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो राइट हैंड साइड में, है ना, पीरियोडिक टेबल है आपका, इधर इधर एस ब्लॉक है, बीच में डी ब्लॉक है, इधर पी ब्लॉक है, तो राइट हैंड साइड में इधर पी ब्लॉक है, राइट हैंड साइड में क्या है, पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में आपके मेजॉरिटी क्या है, नॉन मेटल्स हैं, मेजॉरिटी क्या है, नॉन मेटल्स है। क्यों नॉन मेटल्स है भाई, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने में मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाएगा, मतलब उधर आपको मेटल्स कम मिलेंगे, तो मेटल्स कम मिलेंगे तो कौन ज़्यादा मिलेगा, नॉन मेटल्स मिलेगा, इसलिए पी पी ब्लॉक में मेजॉरिटी एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो जनरल छोटी मोटी बातें हैं, याद रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी और मेटालिक कैरेक्टर को भी आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा पानी पी के आते हैं बाबू। ठीक है, डन। इसी चीज को अलग अलग नाम से दिया जाता है, ठीक है ना, तो थोड़ा और देखना, ठीक है। हम ये सब एस्पेक्ट इसलिए बता रहे हैं कि कल को वो कुछ दूसरा टर्म भी पूछे, तो आपको अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता हो तो आप उसे रिलेट करके बता सके, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। कौन सा नेचर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, है ना। जैसे सिंपल सा बात, मान लो आपके पास कोई एलिमेंट एक्स है और उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो एक्स प्लस और एक बनेगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। जाहिर सा बात है कि कोई न्यूट्रल चीज था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। और इसी तरीके के चीज को आप क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी भी इसी तरीके से डिफाइन होता है। तो एक ऐसा एलिमेंट जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, उस पर बहुत इजीली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो एलिमेंट उतना ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाएगा, सिंपल। तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर जो है वो भी ज़्यादा होगा,
अरे सिंपल सा बात है, आपके पास कोई एलिमेंट था या एटम था, उसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जितना इजीली ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मतलब जितनी कम इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, उतना इजीली इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये एलिमेंट उतना ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, है ना। तो जैसा मेटालिक कैरेक्टर था उसी तरीके से इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर भी है। अब मान लो आपको ये बात नहीं पता रहेगा और उसने इसी चीज़ को इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको लगेगा अरे ये तो सर बताए ही नहीं थे, ये तो भैया बताए ही नहीं, एग्जाम में डायरेक्ट आ गया, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ है, बस उसको घुमा घुमा कर अलग अलग तरीके से पढ़ा जा सकता है। मेटालिक कैरेक्टर बोल लीजिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बोल लीजिए, या आयोनाइजेशन एनर्जी बोल लीजिए, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। कितने लोग को चमक गया ये? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, मेटालिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एनर्जी, सब एक ही चीज़ के बारे में आपको बता रहा है। जल्दी से कमेंट करो, उज्जवल क्लियर है क्या? उज्जवल क्लियर है क्या? चलो गुड। अब बाबू ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये बोर्ड बहुत ध्यान से देखना, है ना। बोर्ड जो है वो बहुत ध्यान से देखना, ये जो कॉन्सेप्ट आपको हम बताने जा रहे हैं ये पूरे केमिस्ट्री में बहुत बार आएगा, इसलिए आज के आज इसको समझ लो, ठीक है ना। कहानी स्टार्ट होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। ये दो स्पेशल तरीके के रिएक्शंस मान लो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, है ना। इसको इस तरीके से समझना। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में बात करें, कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज, तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करना, 10 मिनट एकदम बोर्ड पे देखो। कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो हम उसको बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। सिमिलरली कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो हम बोलेंगे कि इसका रिडक्शन हुआ है। हेलो? नहीं नहीं सर, बोलिए ना। 10th का तो सर अच्छा हुआ है, अभी 10th का तो सर आइडिया नहीं है हमको, क्योंकि हम 12th ही देखते हैं जनरली, है ना। तो हम कल आते हैं तो आपको बताते हैं सर, देख के। ठीक है सर। हाँ सॉरी बाबू, थोड़ा इंपॉर्टेंट फ़ोन था। ठीक है, तो x में से एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ऑक्सीडेशन, हमेशा याद रखना कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका रिडक्शन होता है। तो आप यहाँ पर बोलोगे कि x का ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि x ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और x का यहाँ रिडक्शन हो गया क्योंकि x ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। मेरी बात समझ में आ गई? चलो, अब एक कॉन्सेप्ट आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का। पहले तो तुम बाबू एक बात समझ लो, ठीक है। एजेंट बोलते किसको हैं? अगर मान लो हम LIC के एजेंट हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर हम एक LIC के एजेंट हैं तो मेरा काम क्या है, LIC के अगर हम एजेंट हैं तो हम बाकी लोगों का LIC का पॉलिसी कराएंगे, ठीक है। अगर हम जिस भी चीज़ के एजेंट होंगे तो वो पर्टिकुलर चीज़ हम किसी सामने कस्टमर को देंगे। अगर हम LIC के एजेंट हैं तो हम 10 अलग अलग लोगों का पॉलिसी कराएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम अपना खुद ही पॉलिसी कराते रहेंगे। तो एजेंट का काम होता है हमेशा सामने वाले को कराना। इसका मतलब अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा, और अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो सामने वाले को रिड्यूस कराएगा। अगर हम LIC एजेंट हैं तो हम तुम्हारा LIC का पॉलिसी कराएंगे, अपना नहीं कराएंगे। तो एजेंट जो होता है, एजेंट जो है वो हमेशा सामने वाले से डिसाइड होता है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा, और अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो सामने वाले को रिड्यूस कराएगा।
ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कराता, वो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा। रिड्यूसिंग एजेंट कभी खुद को रिड्यूस नहीं करता, किसी सामने वाले को रिड्यूस कराएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो अब इन दोनों को मिलाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एक एलिमेंट x है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन x प्लस और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि x का ऑक्सीडेशन हो गया, बिल्कुल हो गया, क्योंकि x ने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, x ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो x का ऑक्सीडेशन हो गया। अब x ने जब इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है तो इसका ये लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन कोई सामने वाला गेन कर सकता है ना। जैसे मान लो यहाँ पर हम कोई y रखे और इसने इसी एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस। तो x ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा था उसको y ने गेन किया, तो गेन करने से y का क्या हो गया, रिडक्शन। y का क्या हो गया, रिडक्शन। देखो इसने, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा और इसके छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन को y ने गेन कर लिया, तो y ने तो इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो इस x ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा था y ने उसको गेन कर लिया, तो इस x के इलेक्ट्रॉन छोड़ने के कारण y का क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसीलिए x कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने सामने वाले को रिड्यूस करा दिया, इसलिए इसको, इसने सामने वाले को क्या करा दिया, रिड्यूस करा दिया। ठीक है, चलो इसी तरीके से थोड़ा समझना, ठीक है। x ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो x माइनस बन गया, x ने एक, तो इसके खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, इसके खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो आखिर x ने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है। तो x अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्यों गेन कर पाया होगा, किसी ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा, तो ही तो उसका छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन x ने गेन किया है। जैसे यहाँ पर y ने इलेक्ट्रॉन क्यों गेन किया, क्योंकि कोई दूसरा एलिमेंट था जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया था, तो इसका लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे ने गेन किया। उसी तरीके से यहाँ पर x जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी ने लूज किया होगा तभी तो x गेन कर रहा है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि y ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन पा रहा है, गेन कर पा रहा है क्योंकि किसी ने छोड़ा है, तो यानी इसका यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए सामने वाले को क्या कराया, ऑक्सीडाइज। क्योंकि अगर इसको पता था कि हमको इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो हम इलेक्ट्रॉन गेन तभी करेंगे जब कोई छोड़ेगा, तो इसको गेन करना था, इसीलिए किसी दूसरे एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। इसका मतलब इसके रिडक्शन के लिए इसने सामने वाले को क्या करा दिया, ऑक्सीडाइज, इसीलिए ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बाबू बहुत ध्यान से समझना, एजेंट का नाम हमेशा सामने वाले से डिसाइड होता है। हम रिड्यूसिंग एजेंट तब कहे जाएंगे जब हम सामने वाले को रिड्यूस कराएं, ठीक है, और हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तब कहे जाएंगे जब हम सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएं। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो हम यहाँ पर एक समरी लिखते हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया इधर से इधर हो जाए लेकिन ये चीज आप कभी नहीं भूलेंगे। क्या नहीं भूलेंगे, थोड़ा देखो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था वो रिड्यूसिंग एजेंट बना, देखो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था वो रिड्यूसिंग एजेंट बना, और जिसका रिडक्शन हो रहा था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना। तो हमेशा याद रखना, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो उल्टा, ये कैसा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर होल ऑफ केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए तो भर भर के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हमेशा ये पूरा कॉन्सेप्ट तुम हमेशा याद रखना कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इसका मतलब समझो क्या है, अगर हम बोलें कि हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, इसका मतलब हम सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएंगे, क्योंकि हम एजेंट हैं तो हम सामने वाले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हम सामने वाले का ऑक्सीडाइज कराएंगे, लेकिन खुद का क्या कराएंगे, रिडक्शन। देखो इसने सामने वाले को क्या करा दिया था, ऑक्सीडाइज, लेकिन ये खुद क्या हो रहा था, रिड्यूस,
है ना। इस ये खुद क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज, लेकिन इसने सामने वाले को क्या करा दिया, रिड्यूस। तो जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो दूसरे को रिड्यूस कराएगा, और जो खुद रिड्यूस होगा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा, उल्टा चलता है। इसीलिए जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और जिसका रिडक्शन है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ये बात आपको अपने दिमाग में सदा के लिए बसा लेना है। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। चलो, अब हम लोग बात करते हैं कि भाई हम इसको आयोनाइजेशन एनर्जी में क्यों पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं। अगर हम बोलें कि एक एलिमेंट एक्स है और इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसके खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सारी बातें अभी आप डिस्कस करके आए, और इसी तरीके के चीज़ को आप आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिफाइन करते हैं। ऐसे आप आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिफाइन करते हैं। तो अब समझना, कोई ऐसा एलिमेंट जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा, इजीली निकाल देगा। तो जितना इजीली निकाल देगा उतना इजीली ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका, है ना। उतना इजीली क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और उतना ही पावरफुल वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उतना ही पावरफुल वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। उतना ही पावरफुल वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। उतना ही पावरफुल वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, मतलब इट्स इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इट्स इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन इजीली से निकल जाएगा, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा फास्ट हो जाएगा। फटक से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ऑक्सीडेशन फास्ट होगा। और जितना ऑक्सीडेशन फास्ट होगा, इसका मतलब वो उतना ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा बाबू। वो उतना ही पावरफुल क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बहुत ध्यान से इन सारी बातों को समझिए, देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने टॉपिक का नाम रखा था रिड्यूसिंग एनर्जी, रिड्यूसिंग नेचर, है ना। इसका मतलब आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी और रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग नेचर दोनों क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसका रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा होगा। बहुत इजी, आप ऐसे समझो कि अगर मेरा आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इसका मतलब मेरे से इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाएगा, इसका मतलब मेरा ऑक्सीडेशन बहुत ईजिली हो जाएगा। और मेरा जो, और हम समझो, अगर हम इजीली ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इजीली निकला है, जितना आसानी से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सामने वाला इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। जैसे समझो, हम बता रहे हैं यहाँ पे एक वाई एलिमेंट खड़ा है ना, एक वाई एटम खड़ा है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, है ना। और तुम्हारा यहाँ नाटक नौटंकी चल रहा है कि नहीं, मेरा आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हम इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं देंगे। तो अगर तुम इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो क्या वाई इजीली गेन कर पाएगा, नहीं। और वाई इजीली गेन नहीं कर पाएगा तो वाई रिड्यूस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर अगर मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो हम इजीली ये इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। और जितना जल्दी हम ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना जल्दी ये वाई गेन कर लेगा, और जितना जल्दी ये वाई गेन कर लेगा उतना जल्दी उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। इसीलिए बोल रहे हैं कि जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो उतना ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो उतना ही पावरफुल क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे से बाबू ध्यान से समझ जाइए, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। और इस कॉन्सेप्ट पे तो आपको पूरे केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए मैंने ये जो यहाँ पे टेबल बना दिया है, बॉक्स में बंद कर दिया है, इसको हमेशा ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन वाला रिड्यूसिंग एजेंट होता है और रिडक्शन वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, चलो वेरी गुड। तो दिस कंप्लीट्स योर आयोनाइजेशन एनर्जी। एटॉमिक रेडियस कंप्लीट हो गया फुल डिटेल में, और आयोनाइजेशन एनर्जी भी आपने फुल डिटेल में कंप्लीट कर लिया। जो जो बातें मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी में बताई है प्लीज़ उसको बार बार पढ़िए। देखो केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है बाबू, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिवीजन। ठीक है, अगर आप ये सोचेंगे कि हम केमिस्ट्री एक दिन पढ़े, पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ ली और आगे आने वाले 4 महीने नहीं पढ़े, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आप इस चैप्टर के भूल जाएंगे। स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तो बहुत रिवीजन डिमांड करता है। आपको जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है पहले उसको ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिए, उनको बार बार रिवाइज करते रहिए और फिर उन पे क्वेश्चंस बनाइए, तभी आपको टॉपिक और कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे। और केमिस्ट्री से बाबू अच्छा वफादार सब्जेक्ट कॉम्पिटिशन के लिए तो और कोई दूसरा नहीं है ना। क्यों, किसी भी टॉपर से पूछ लो, कोई ऐसा टॉपर नहीं होगा जिसकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं होगी, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुमको मेहनत के मुताबिक नंबर देता है। फिजिक्स तुम्हारी बहुत अच्छी होगी, है ना, हो सकता है कि फिजिक्स में जितने क्वेश्चंस आए आप सब नहीं अटेम्प्ट कर पाए, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया 3 घंटे के समय में या लिमिटेड टाइम में आप उतना समय उसको नहीं दे पाए या नहीं सोच पाए, लेकिन केमिस्ट्री हमेशा ऐसा ही आएगा जैसा आप पढ़ कर जाएंगे, है ना। अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनको आप बहुत इजीली, बहुत डायरेक्टली बना सकते हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री सबसे स्कोरिंग पेपर होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड मैथ्स, है ना। मैथ्स तो जेई वगैरह में कुछ अच्छा ही लेवल का आता है, इस लेवल का आता है कि कई बार बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, शायद सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चे मैथ्स में ही फेस करते हैं, है ना। बहुत अच्छे मैथ्स पढ़ते हैं, 2 साल बहुत मैथ्स पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इस बात की गारंटी नहीं रहती कि सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाए। लेकिन केमिस्ट्री को अगर आपने उतना मेहनत से पढ़ लिया, केमिस्ट्री को आपने बार बार रिवाइज किया है, अच्छे से पढ़ा है, तो इट्स अ गारंटी कि आपका पेपर अच्छा ही जाएगा, जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे डेफिनेटली बन जाएंगे। कोई दिक्कत? चलो, तो अब हम लोग अपना समय है ना, अभी कितना टाइम हुआ? हाँ अभी तो बहुत है। चलो, तो अब हम लोग बाबू पढ़ेंगे अपनी थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसका नाम है डेल्टा एच ई जी, या इसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। सबसे पहले तो बाबू ये इंथैल्पी क्या होता है ना, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंथैल्पी क्या है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंथैल्पी जो है वो बेसिकली एनर्जी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। डिटेल बाबू हम आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाएंगे, है ना। फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स हो या स्पेशली केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स हो, जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ इंथैल्पी के बारे में आपको फुल डिटेल में बताया जाएगा। टाइम बिंग के लिए आप समझ लो कि इंथैल्पी जो है वो एक तरीके का एनर्जी है ना, एक तरीके का एनर्जी है। ठीक है, तो जनरली हम लोग केमिस्ट्री में इंथैल्पी का यूज़ करते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्शंस को इंडिकेट करने के लिए, एनर्जी ऑफ रिएक्शंस को इंडिकेट करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, A+B से कुछ आपने C बनाया, ठीक है। तो आप जब भी इस रिएक्शन के एनर्जीज का बात करिएगा तो यहाँ पर पता चलेगा कि ए और बी आपस में रिएक्ट करके आपको क्या बना कर दे रहे हैं, बोलो, सी बना कर दे रहे हैं। ठीक है, तो A+B कंबाइन करके क्या बना दिया, सी। तो इस रिएक्शन का एक डेल्टा एच डिफाइन होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब ये डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। ठीक है, जैसे आप बोलोगे कि A+B से C, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डेल्टा एच इज इक्वल टू +120 फॉर एग्जाम्पल जूल पर मोल, इस टाइप का कुछ लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गया, +120। तो कभी भी इंथैल्पी की वैल्यू प्लस में आती है, इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है। ठीक है, एंडोथर्मिक है। अब एंडोथर्मिक का क्या मतलब है भाई? एंडोथर्मिक का मतलब है कि आपको एनर्जी इस रिएक्शन को कराने के लिए देना पड़ेगा। इतना तो पता होगा, एंडोथर्मिक में एनर्जी देते हैं और एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होता है। तो अगर कभी भी किसी का डेल्टा एच पॉजिटिव आता है तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ठीक है, इसका मतलब ओवरऑल A+B से C बनाने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ा है बाहर से।
ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए कि अगर हम A+B से कुछ D बना रहे होते और यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू -70 जूल पर मोल आ जाती, ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव हो जाता, तो इस रिएक्शन को हम बोलते कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। बेसिक फंडामेंटल एकदम क्लियर होना चाहिए। तो कभी भी किसी रिएक्शन का इंथैल्पी या चेंज इन इंथैल्पी अगर पॉजिटिव आता है मतलब वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और किसी भी रिएक्शन का अगर चेंज इन इंथैल्पी या किसी भी प्रोसेस में चेंज इन इंथैल्पी अगर नेगेटिव आता है तो वो एक्सोथर्मिक है ना। एक्सोथर्मिक का मतलब कि यहाँ एनर्जी रिलीज होगी और यहाँ पर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है ना। तो सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल तो आप यही समझ लो, ठीक है। कभी भी किसी प्रोसेस में या किसी रिएक्शन में अगर ऐसा कुछ इंथैल्पी दिया होता है तो वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है ना। उस प्रोसेस को होने में या उस रिएक्शन को होने में या करने में आपको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, नेट एनर्जी बाहर से देना पड़ेगा, ठीक है। और कभी किसी प्रोसेस या किस प्रोसेस का या केमिकल रिएक्शन का इंथैल्पी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ओवरऑल जब वो रिएक्शन या वो प्रोसेस होगा तो आपको एनर्जी मिलेगा, उससे एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। क्लियर है। ज़्यादा आप टेंशन मत लो, जो चीज़ें बता रहे हैं अभी उस पर फोकस करो। बाकी ये इंथैल्पी क्या होता है, कैसे चीज़ें निकाली जाती हैं, क्यों पॉजिटिव आता है, क्यों नेगेटिव आता है, ये सारी बातें समय आने पर बताई जाएंगी, है ना। अभी हमारा थर्मोडायनेमिक्स नहीं चल रहा कि हम लोग इंथैल्पी के बारे में पढ़े, अभी हम लोग सिंपल सा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में पढ़ने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, तो इतना बेसिक इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। कोई दिक्कत? चलो, तो आखिर क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? डेल्टा एच ई जी, ठीक है। अगर हम मोटी मोटी भाषा में बोले ना बाबू, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी का उल्टा है ना। अगर हम ब्लर क्यों हो जा रहा है? ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, या इसी चीज को आप, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसी चीज को आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल लीजिए, या इसी चीज़ का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी है। ये बेसिकली क्या है ना, ये बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी का उल्टा है। क्या करते थे आप आयोनाइजेशन एनर्जी में? आप किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम को एनर्जी देते थे उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इस बार आप आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे नहीं, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन डालेंगे। वहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकाला करते थे, यहाँ आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल या ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये आयोनाइजेशन एनर्जी का उल्टा है। तो पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं उसके बाद, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी released, amount of energy released when an electron is added to the outermost, amount of energy released when an electron is added to the outermost shell या orbit of an isolated gaseous atom, ठीक है। याद रख लेना, ये आइसोलेटेड और गैसियस का जो कंडीशन है वो यहाँ पे भी वैलिड है। आयोनाइजेशन एनर्जी में मैंने भी आपको बताया था कि हर एनर्जी को, हर इलेक्ट्रॉन निकालने के एनर्जी को आप आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी उसी इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी को कहा जाएगा जब आपका एटम आइसोलेटेड हो, मतलब अकेला हो, और गैसियस स्टेट में हो, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एलिमेंट
या एटम गैसियस फेज में है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, तो ये x माइनस गैसियस हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी इन्वॉल्व होगा उसको आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, डेल्टा एच ई जी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, यहाँ एनर्जी रिलीज्ड है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज मेजॉरिटी टाइम्स। हम आपको बताएंगे कभी कभी ऐसा होता है कि एनर्जी रिलीज नहीं होता है, आपको एनर्जी देना भी पड़ता है, लेकिन वो स्पेशल केसेस में पढ़ेंगे। नहीं तो 98-99% टाइम्स जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे किसी एटम के अंदर, तो एटम खुश होके, मोगैम्बो खुश हुआ, एटम खुश होकर एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, है ना। एटम एनर्जी क्या करता है, रिलीज, है ना। हम फिर बोल रहे हैं यहाँ 100% हर बार एनर्जी रिलीज हो ये जरूरी नहीं है। दो तीन ऐसी चीजें हैं, दो तीन ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, या दो तीन जगह ऐसा होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर एनर्जी रिलीज नहीं होती, वहाँ एनर्जी देना ही पड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। उस पर आएंगे, उसको डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन फिर भी डेफिनेशन में रिलीज ही लिखा जाता है, क्योंकि उन दो तीन जगह को छोड़कर पूरे के पूरे 99-98% जगह पर जब कभी भी आप एक इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर ऐड करेंगे, जब वो आइसोलेटेड और गैसियस फेज में होगा, तो एटम हमेशा एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है, रिलीज करता है। और अगर ये रिलीज करता है तो डेल्टा एच ई जी क्या होगा, नेगेटिव। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी रिलीज होता है एनर्जी, तो वो रिएक्शन या प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक। तो आप बोल सकते हो कि ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, कितने बच्चों को ये डेफिनेशन क्लियर है? ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, आओ समझते हैं कि थोड़ा है क्या। ये बाबू मान लो आपका एक न्यूक्लियस है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले से, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है। अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर पड़ा हुआ है, और आप कोशिश कर रहे हैं कि आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐड कर दें। कहाँ ऐड कर दें, आउटर मोस्ट शेल में, है ना। सिंपल है, पिछले बार आप इलेक्ट्रॉन यहाँ से आउटर मोस्ट से निकाला करते थे, अब आप बाहर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। तो कौन कौन सा ऐसा फोर्सेस है जो यहाँ पर लग रहा है, देखो ध्यान से थोड़ा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन जिसको आप ऐड करना चाहते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इनके नज़दीक जाने लगेगा, वैसे यहाँ पर आपको इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक रिपल्शन फोर्स भी दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, रिपल्शन है ना। न्यूक्लियस उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश कर रहा है, और जैसे जैसे ये नज़दीक आते जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन का जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका डोमिनेट करने लगेगा। ठीक है, तो ओवरऑल फैक्टर समझो कि क्या है ना, एनर्जी क्यों रिलीज होती है, इस फंडामेंटल को समझना है। देखो ये बातें मैंने आपको क्वांटम नंबर में भी पढ़ाई थी, और मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि जब जब अट्रैक्शन आता है, तो अट्रैक्शन के आने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, अट्रैक्शन के आने से स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और एनर्जी और स्टेबिलिटी हमेशा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये यूनिवर्स का रूल है, कभी फेल नहीं करेगा,
है ना। अगर आपके पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो आपकी स्टेबिलिटी कम होगी, और अगर आपके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, इसका मतलब अट्रैक्शन का फोर्स डोमिनेट किया रिपल्शन पर। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को सक्सेसफुली ऐड कर देते हैं, थोड़ा समझना, एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप सक्सेसफुली यहाँ ऐड कर देते हैं, इसका मतलब ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है ये डोमिनेट किया, इसका मतलब यहाँ पर अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, और अट्रैक्शन का फोर्स लगता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। और स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगा, कम। कोई भी चीज एनर्जी कम कैसे कर सकता है? आपके पास 100 रुपए हैं, आप पैसे को कम कैसे कर सकते हैं, खर्च करके। तो कोई भी दुनिया का चीज अगर उसके पास एनर्जी है तो वो एनर्जी को कम कैसे करता है, एनर्जी को रिलीज करके, है ना। अगर मान लीजिए मेरे पास 200 जूल एनर्जी है और हमको एनर्जी को कम करना है अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो हम अपने से एनर्जी को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो एनर्जी कम कैसे करेगा ये, एनर्जी को रिलीज करके। बाबू देखो, बहुत बेसिक फंडामेंटल है, और ऐसी चीजें हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत बेटर बनाएंगी। ठीक है। यहीं पर अगर रिपल्शन आ जाएगा तो सारी चीजें बदल जाएंगी। अगर रिपल्शन ज्यादा होने लगेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, और एनर्जी ज्यादा कब होगा, जब तुम एनर्जी बाहर से एब्जॉर्ब करने लगोगे। है ना, मेरे पास 100 रुपए थे, हमको और ज्यादा पैसा चाहिए, तो हम कहीं बाहर से पैसा लेंगे, तब तो पैसा मेरे पास बढ़ेगा। मेरे पास 100 रुपए थे, हमको पैसे को कम करना है, तो हम पैसे को खर्च कर सकते हैं। तो एनर्जी जो है वो कम होता है जब आप एनर्जी को रिलीज करते हैं, और एनर्जी बढ़ता कब है, जब आप बाहर से एनर्जी गेन करते हैं। तो बहुत बेसिक फंडामेंटल है ना। तो यहाँ के हिसाब से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को सक्सेसफुली अंदर में ऐड कर पा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, और अट्रैक्शन के डोमिनेट करने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी के बढ़ने से एनर्जी कम होगी। और एनर्जी कम कैसे होगा, क्योंकि वो खुश होकर एनर्जी क्या कर देगा, अरे इसको स्टेबिलिटी मिल रही है ना। इस इलेक्ट्रॉन को जो पहले बेचारा खुला था, अब उसको स्टेबिलिटी मिल गई। क्यों मिल गई स्टेबिलिटी, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ ऐड हो जाएगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस पर काम करने लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो ये इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी बढ़ गई तो इसकी एनर्जी कम हो गई, इसका मतलब इसने खुश होकर एनर्जी क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। इसलिए हमेशा फंडामेंटली याद रखना कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स डोमिनेट करता है, और अट्रैक्शन का फोर्स के डोमिनेट करने से इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की जो पहले फ्रीली घूम रहा था इधर उधर, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गई, इसीलिए वो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। तो इसलिए बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन ये है, और ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है वो ये है। अच्छे से देख लो बाबू, अगर आपको कोई चीज दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है, चलो। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीवीआई। ध्यान से सुनना। जैसे आप आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़े थे तो आप क्या करते थे, आयोनाइजेशन एनर्जी में कंपैरिजन कंपैरिजन खेलते थे, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी, है ना। ये सारा चीज़ आप क्वेश्चंस करते थे। उसी तरीके से यहाँ पर भी तो कंपैरिजन होगा कि किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है। ठीक है। अब मेरी बात बहुत बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, आपके पास एक एलिमेंट एक्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके एक्स माइनस बना रहा है, और आपके पास दूसरा एटम वाई है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके वाई माइनस बना रहा है। दोनों ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं तुमको कि एक्स जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो इजीली गेन कर ले रहा है, मतलब वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले रहा है ना। इसको इलेक्ट्रॉन को गेन करने में कोई मुश्किल या कोई परेशानी नहीं हो रहा है। जैसे वहां पे इजीली इलेक्ट्रॉन निकालते थे, कम एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन इजीली निकल गया, उसी तरीके से यहाँ हम बता रहे हैं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इजीली ऐड हो गया। सारे कॉन्सेप्ट्स का बाबू फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपको आगे के क्वेश्चंस बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले 2-3 पॉइंट ध्यान से समझना। ठीक है, तो ये इजीली ऐड हो गया, और ये कंपेरेटिवली, है ना, ये वाला जो फैक्ट है ये कंपेरेटिवली थोड़ा डिफिकल्टी से ऐड हुआ। ऐड तो दोनों ही हो गए, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, लेकिन ये वाला इजीली ऐड हो गया। जब 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 इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली ऐड हो जाएगा, आपको लगेगा कि इस वाली चीज में इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत आसान है, तब तब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी,
तब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। समझ रहे हो? अगर हम बोलें कि ये वाला जो पर्टिकुलर एटम है इसने बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट ऐड कर लिया है ना, ये वाला एटम बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले रहा है या ऐड कर ले रहा है, तो ये खुश होकर ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। इसका मतलब एक्स जो है इट विल रिलीज मोर एनर्जी as compared to y। ये कॉन्सेप्ट बाबू तगड़ा है और ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम बसा हुआ होना चाहिए, नहीं तो आप एक भी सवाल इस चैप्टर का या इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं बना पाएंगे। बहुत सिंपल सा चीज़ है, अगर हम बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पा रहे हैं तो हम बहुत खुश हो जाएंगे और ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर देंगे। एक फंडामेंटल लाइन याद रखो और आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बड़े बड़े सवाल आप चुटकी में बना दोगे, कभी कंफ्यूज नहीं होगे और कभी गलत नहीं करके आओगे पेपर में। ठीक है, समझ रहे हो? अगर हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले रहे हैं लेकिन बड़ा मुश्किल से एक्सेप्ट किए या उतना इजीली एक्सेप्ट नहीं किए, तो हम एनर्जी तो रिलीज करेंगे, क्योंकि एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एनर्जी तो रिलीज करना ही है, लेकिन उतनी एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे जितना इजीली एक्सेप्ट कर लेने पर एनर्जी रिलीज हो रही थी। इसलिए बहुत फंडामेंटल चीज़ है, अगर हम बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम खुश होकर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। अगर हम बहुत डिफिकल्टी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे या उतना मेरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं थी, जोर जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन तुम मेरे से एक्सेप्ट करवा रहे हो, तो हम एनर्जी तो रिलीज करेंगे लेकिन उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे। ठीक है, ये बहुत फंडामेंटल पॉइंट है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले ही VVVI लिख दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे x से, सॉरी आयनाइजेशन लिखते लिखते आदत हो गया, x प्लस एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो x माइनस हो गया और y प्लस एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो y माइनस हो गया। ठीक है, ये इजीली एक्सेप्ट कर रहा है एज कंपेयर टू y, एज कंपेयर्ड टू y। ठीक है, x इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है एज कंपेयर टू y, तो कौन ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा? x ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो अगर हम लिखेंगे डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसके लिए? x के लिए, और डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसके लिए? y के लिए। तो ये दोनों रिलीज करेंगे तो दोनों में माइनस आएगा। मैंने बताया था जब जब एनर्जी रिलीज होती है तो इंथैल्पी जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो दोनों में ही नेगेटिव आएगा। रिलीज तो दोनों ही करेगा, लेकिन ये ज़्यादा रिलीज करेगा, तो मान लेते हैं कि ये -450 किया और ये -220 किया, है ना? तो यहाँ पर आपको मैथ्स नहीं लगाना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ मैथ्स लगाने लगते हैं, उनको वो बोलते हैं सर -220 बड़ा है और -450 छोटा है। यहाँ मैथ्स नहीं लगाना, यहाँ आपको हमेशा एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड देखना है। आप ये नेगेटिव तो बस इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी जो है बाबू वो रिलीज हो रही है। ये वाला फैक्टर तो बस इस बात का इंडिकेशन है। नेगेटिव साइन इज ओनली अ इंडिकेशन दैट एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, तो ये वाला जो फैक्टर है ये सिर्फ इस बात का इंडिकेशन है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, जबकि यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना कि आपको कभी भी कंपैरिजन करना होगा तो आप कैसे करेंगे? इसके एब्सोल्यूट वैल्यू से करेंगे, है ना? इसका मतलब आप एक मॉडुलस लगाएंगे डेल्टा एच ई जी ऑफ एक्स और डेल्टा एच ई जी ऑफ वाई से। ठीक है, और आप ऐसे बोलोगे कि एक्स का ज़्यादा है वाई से, एक्स का ज़्यादा है वाई से। हमेशा याद रखना, यहाँ मैथ्स मत लगा ले रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में कभी ऐसा न्यूमेरिकल डेटा वगैरह दिया रहे तो मैथ्स नहीं लगाओगे, है ना? मैथ्स नहीं लगाओगे कि -220 मैथ्स में बड़ा होता है -450 में, नहीं। दिस नेगेटिव साइंस आर ओनली इंडिकेशन की एनर्जी रिलीज हो रही है ना? बाकी आपको कंपैरिजन करना है तो आप हमेशा मैग्नीट्यूड से करोगे, 450 को देखोगे और 220 को देखोगे और ऐसा सोचोगे कि 450 जूल एनर्जी रिलीज हुई और 220 जूल एनर्जी रिलीज हुई, तो किस में एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुई? 450 वाले में एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुई। इसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना कंपैरेटिवली आसान है।
एक्स जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पा रहा है एज कंपेयर टू वाई। ठीक है, तो ये मोटे मोटे बाबू तीन चार बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से रिलेटेड जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो इनको, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो, क्लियर हो गया? देख लो अच्छे से देखो, आराम से पढ़ो सोचो। कोई बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं है कि आपका बहुत है, आराम से समझना है, समझना है, जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करनी है। कोई डाउट होगा बिंदास पूछने का, टेंशन नहीं लेने का, है ना बाबू? जैसे पढ़ा रहे वैसे आप पढ़ते चले जाओ, है ना, यकीन मानो धुआं उड़ा देंगे, धुआं। ठीक है, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ने के बाद हमने सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग से पहले। यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे सक्सेसिव डेल्टा एच ई जी की, सक्सेसिव डेल्टा एच ई जी की। ठीक है, जैसे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट था कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन को निकालते जाएंगे तो हर स्टेप में आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो बढ़ती ही चली जाएगी, और कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं था जो उसके ऊपर डोमिनेट कर पाए। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, और वो वाला भी जो फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कोई भी आगे का फैक्टर जो है वो इस चीज़ पे डोमिनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या मतलब है सक्सेसिव का? जैसे आपके पास एक एलिमेंट एक्स है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये एक्स माइनस बन गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल देते हैं दिस इज डेल्टा एच ई जी 1। और फिर एक्स माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, तो ये हो जाएगा एक्स टू माइनस, दिस विल बी डेल्टा एच ई जी 2। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहला है, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दूसरा है ना? तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इनमें कंपैरिजन करना है या सोचना है कि क्या है, क्या बिहेवियर है ना? जैसे तुमसे पूछ ले कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, इस तरीके की बातें की जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। आइए, चलो इस टाइम मान लेते हैं। ये न्यूक्लियस है, मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे, और आप एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर पड़ा है उसको आप यहाँ पर ऐड करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ये पहला है ना, ये दिस इज एक्स, ये एक्स है, और ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, ये ऐड करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दो तरीके के फोर्सेस लगेंगे, अट्रैक्शन के भी और रिपल्शन के भी, है ना? अट्रैक्शन का भी फोर्स लगेगा और रिपल्शन का भी फोर्स लगेगा, है ना? और मैंने आपको बताया था कि पहले बार अट्रैक्शन जो है वो डोमिनेट करेगा किस पे, रिपल्शन में, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, अट्रैक्शन है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो रिलीज होगी, एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, अब हम ले लेते हैं दूसरा केस। ये न्यूक्लियस है, अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, ये ऑलरेडी ऐड हो गया, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि तीन इलेक्ट्रॉन हो गए, और अब आप बाहर से फिर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? ये एक रफ स्कीमेटिक डायग्राम है, एक समझाने के लिए मैंने बनाया है। ठीक है,
तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर दोनों तरीके के फोर्सेस लगेंगे, अट्रैक्शन के भी लगेंगे और रिपल्शन के भी लगेंगे, अट्रैक्शन के भी लगेंगे और रिपल्शन के भी लगेंगे, अट्रैक्शन के भी लगेंगे और रिपल्शन के भी लगेंगे। अब मेरी बात को बाबू प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप पहली बार इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट टाइम ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, इसीलिए ये एनर्जी रिलीज कर देगा। लेकिन कभी भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाने के बाद जब कभी भी इसके आगे या इससे इससे दोबारा इलेक्ट्रॉन इसमें आप ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी इजीली ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन जो है वो डोमिनेट करेगा किस चीज पर? अट्रैक्शन पर, है ना। जैसे ही आप ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर चुके, यहाँ पे दो था, देखो यहाँ मैंने 3 दिखाए हैं, और अब आप चौथा इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड करने की कोशिश करेंगे, मतलब आपने एक बार इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया और अब दोबारा ये वाला केस जब आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके बीच में रिपल्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन कभी भी ईजिली ऐड नहीं होगा। और ऐड नहीं होगा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस बार इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए भी आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। बाबू देखो, इसके कॉन्सेप्ट्स एक बार थोड़े से पेचीदे लगते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन समझ जाओगे बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो। पहली बार ये इलेक्ट्रॉन को इजीली ऐड कर लेगा क्योंकि अट्रैक्शन रिपल्सन से डोमिनेट करेगा और यहाँ पर खुश होकर वो एनर्जी रिलीज कर देगा। लेकिन एक बार इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, उसके बाद आप कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जब कभी भी ऐड करने की कोशिश करेंगे तो रिपल्शन विल डोमिनेट ओवर अट्रैक्शन। इतना ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो ही नहीं पाएगा। उस केस में आपको इस इलेक्ट्रॉन को जोर जबरदस्ती ऐड करना पड़ेगा, और जोर जबरदस्ती ऐड करने के लिए भी आपको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। तो सेकंड वाले केस में या जो आपका डेल्टा एच Eg2 आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। इसका मतलब इस बार एनर्जी रिलीज नहीं, आपको एनर्जी बाहर से ऐड करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ सक्सेसिव इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमेशा ये बात होगा कि पहली बार एनर्जी जो है वो रिलीज होगी मेजॉरिटी टाइम्स। मैंने ये भी बोला है कि कभी कभी ऐसा भी एक दो जगह आएगा जहां पहले बार में भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, पहले बार में भी आपको एनर्जी क्या करना पड़ेगा? बाहर से देना पड़ेगा ऐड करने के लिए। लेकिन वो लिमिटेड एक दो जगह ऐसा होगा, एक दो जगह ऐसा होगा, बाकी 99% जगह पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करना ईजी होता है और वो एनर्जी रिलीज कर देता है। टाइमिंग के साथ सब समझ में आएगा आगे, ठीक है। लेकिन पहला छोड़ के जब कभी भी आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद कोई दूसरा या तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाएंगे तो इनका सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि रिपल्शन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाएगा। तो जोर जबरदस्ती ऐड करने के लिए भी अब आपको इस बार बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में आप एनर्जी देते थे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसीलिए वैसे ही इस बार इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, अंदर घुसाने के लिए भी आपको एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका पॉजिटिव होगा, तो तीसरा भी पॉजिटिव होगा, चौथा भी पॉजिटिव होगा। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज जो होते हैं वो आपके हमेशा पॉजिटिव होती है। पहला नेगेटिव होगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके बाद जब दूसरे को ही ऐड नहीं कर पाए तो फिर तीसरे को ऐड कर पाएंगे, और मुश्किल होगा तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। जैसे यहाँ पर आप ऐड कर नहीं कर पा रहे थे तो ऐड करने के लिए आपने एनर्जी दी, मान लेते हैं 100 जूल एनर्जी दी, और इसको जोर जबरदस्ती ऐड कर दिया। फिर आप लगे तीसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ घुसाने में तो वो और ज्यादा रिपल्शन बढ़ा देगा, तो और जोर जबरदस्ती ऐड करने के लिए आपको 100 जूल से भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सक्सेसिव जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगा वो पॉजिटिव आएगा और इसकी मैग्नीट्यूड भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को अगर हम यहाँ पर लिखें तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एच Eg1 की वैल्यू नेगेटिव होगी और डेल्टा एच Eg2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा ऑलवेज।
एक और फंडामेंटल बात बड़ा आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है। अगर आपसे कभी भी कंपैरिजन आ जाए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपसे कंपैरिजन आ जाए इनके मैग्नीट्यूड्स में, है ना, मतलब आपसे ये पूछे कि डेल्टा एच ई जी 1 और यहाँ पे डेल्टा एच ई जी 2 है। अब यहाँ पर प्लस माइनस की तो बात है नहीं, है ना, यहाँ पर प्लस माइनस की बात नहीं है, ठीक है, यहाँ मैग्नीट्यूड्स की बात है। जैसे मान लो, है ना, तो इनके बीच में क्या आएगा बाबू, ये ज़्यादा आएगा ऑलवेज, ऑलवेज ये जो है वो ज़्यादा होगा, मतलब मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। क्या मतलब है इसका, जैसे देखो टाइमिंग के लिए डेल्टा एच ई जी 1 की बात करें तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो हम मान लेते हैं कि ये -300 जूल दिया, खुश होकर इसने 300 जूल एनर्जी रिलीज कर दिया, ठीक है। वहीं पर अगर हम डेल्टा एच ई जी 2 की बात करेंगे, ठीक है, तो अब ये तो पता है कि ये प्लस होगा क्योंकि ये एंडोथर्मिक होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड भी इससे ज़्यादा होगा, हो सकता है कि +450 जूल होगा। तो इस तरीके की बातें ऑलवेज ट्रू होंगी, ठीक है। तो दो बातें आप हमेशा ध्यान रखना, क्या बातें ध्यान रखना है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज पॉजिटिव होती है, प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जब आप आगे और इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने की कोशिश करेंगे तो आपको हमेशा एनर्जी जो है वो इनपुट देना पड़ेगा, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, मैग्नीट्यूड में भी अगर कंपैरिजन हो जाए कि पहले बार में ये कितना एनर्जी रिलीज किया और दूसरे बार में आपको कितना एनर्जी बाहर से ऐड करना पड़ा, तो मैग्नीट्यूड वाइज भी जो दोबारा दूसरे टाइम आपको एनर्जी देना पड़ेगा बाहर से, वो मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा होगा जितना वो पहले बार में रिलीज करेगा, है ना। जैसे देखो इसने खुश होकर पहले बार 300 जूल एनर्जी रिलीज की, लेकिन दोबारा ऐड करने के लिए तो आपको एनर्जी देना पड़ा, तो कितना मैग्नीट्यूड देना पड़ेगा, इस वाले मैग्नीट्यूड से ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एक इनइक्वालिटी आता है। अगर हम कभी भी डेल्टा एच ई जी 1 और डेल्टा एच ई जी 2 को ऐड कर दें तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। ये इनइक्वालिटी भी आपसे पूछा जा सकता है और एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तुम खुद देख लो। इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इन दोनों को ऐड कर दो तो 450 और 300, मैग्नीट्यूड वाइज ये छोटा है, मैग्नीट्यूड वाइज ये बड़ा है, तो ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड में देखो पहले बात तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, और मैग्नीट्यूड में भी ये ज़्यादा पॉजिटिव होगा, ये कम नेगेटिव होगा, तो ऐड करोगे तो जीरो आएगा। देखो -300 और ये +450, ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो आपके पहले दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज का जो सम आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, है ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट है किसका, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, है ना। और ये जो कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं, आगे जो भी फैक्टर्स आ जाएं वो कभी भी इस चीज़ को डोमिनेट नहीं करेंगे, है ना। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में भी जो हमने सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो होल एंड सोल था, कोई भी फैक्टर उसके आगे उसको डोमिनेट नहीं करता था। तो यहाँ पर जो भी हमने बातें सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में की हैं, इसके आगे जो भी फैक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे वो कभी भी इनको डोमिनेट नहीं करेंगे, ये बातें हमेशा ट्रू होंगी। अच्छे से बाबू देख लो हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ पे वाइंड करते हैं, है ना। अच्छे से आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला ये जो पूरा थ्योरी मैंने आज पढ़ाया है आधा घंटे 40 मिनट, इसको पूरा अच्छे से पढ़ कर आइएगा। तो कल के क्लास में हम लोग फैक्टर्स पढ़ेंगे, फिर ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और अपना ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे। बाबू देखो जो जो बातें मैंने बताई ना, ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था, फिर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ईजिली एक्सेप्ट करेगा वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, है ना। जो कोई आपको दिखेगा, हम आपको पढ़ाएंगे आगे, देखना जब हम बोलेंगे बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है या इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना, तुम बोलोगे सर इसमें आसान है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाएगा या जिसमें ऐड करना आसान होगा वो बाबू ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। फिर ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ कंपैरिजन जो है वो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू से करना है, मैथ्स नहीं लगाना कि -450 और -220 लगाया तो बोले सर नहीं नहीं ये ज़्यादा है वो कम है, कर क्या होगे पेपर में ना तो टांग तोड़ देंगे,
ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखना, यहाँ मैथ्स नहीं लगाना यहाँ पर आपको, क्योंकि ये नेगेटिव बस इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हुई। तो यानी मैग्नीट्यूड वाइज ये ज़्यादा है ना, ये 450 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर, और ये 220 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर। तो ये वाला ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा ईजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे डील किया है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।